इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे एक चर्चा से, जिसमें हम बातचीत करेंगे वर्मी कंपोस्ट का कृषि में महत्व के। किसान भाई जो हैं किस तरह से वर्मी कंपोस्ट यानी कि केचुआ खाद से ज़्यादा फायदा ले सके हैं और किस तरह से इसको बनाया जा सके है, इसके ऊपर विस्तार से करेंगे चर्चा। इसके साथ साथ करेंगे मनोरंजन और साथ ही करेंगे खेती बाड़ी से लगते और दूसरे समसामयिक विषयों के ऊपर चर्चा। पर इन सबसे पहले आओ करें चर्चा वर्मी कंपोस्ट का कृषि में महत्व है। तो किसान भाइयों, जैसा आप जाने हैं कि खेती में जो है दिनों दिन उत्पादन बढ़ाने की जो है एक होड़ सी भी लग जाए है और चाहिए भी कि खेती जब कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा और बेहतर उत्पादन मिले। तो ऐसे में किसान भाई जो हैं, बहुत सारे किसान भाई और ज़्यादातर जो है रासायनिक खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं और देखा देखी जो एक होड़ लग जाए है कि भाई एक ने 1 कट्टा डाल लिया तो दूसरा 2 कट्टे डाल रहा है, चाहे वो DAP का है, चाहे यूरिया का है और दूसरे जो रासायनिक खाद आ जाए हैं, कृषि उत्पादन बढ़ाने की तरफ जो है इनका उपयोग ज़्यादा करें। जो पर इससे जो है खेती की या मिट्टी की जो है वो तासीर बदल जाए और इसके अलावा बहुत सा कुप्रभाव भी कई बार देखने में आवा है। जो अनाज या साग सब्जी जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ज़रिए हमारे शरीर पर उसका भी असर दिखाई दे है। तो इससे सबसे बेहतर विकल्प जो इसका मिला है वो आ जाए कि किस तरह से हम वर्मी कंपोस्ट को बनावें अपने खेतों में ही और उसको इस्तेमाल करें, या इसके अलावा कंपोस्ट खाद है जो हम इस्तेमाल कर सके हैं और जो प्राकृतिक तरीका है, जो परंपरागत तरीकों के रूप में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनको जो है किस तरह से हम विस्तृत रूप दें और समय पे जो है इसको तैयार करके अपने खेतों में इसको इस्तेमाल करें, जिससे कि खेत की उपजाऊ शक्ति बढ़ेगी, लंबे समय तक यह उपजाऊ शक्ति बनी रहेगी और भूमि की संरचना में भी सुधार होगा, जो जिससे कि ऊसर भूमि को सुधारने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो सबसे पहले जो बात यह है, जब इसके इतने फ़ायदे दिखाई दे हैं तो यह भी बात उठा है कि वर्मी कंपोस्ट जो है किसान भाई किस तरह से तैयार करें, जिससे कि अच्छी वर्मी कंपोस्ट किसान भाइयों को अपने खेतों से ही मिल सके। तो ऐसे में हर घर में जैसे देखा जाए कि लगभग 400 से 500 ग्राम कूड़ा करकट जो है वो निकले है और गलियों में, सड़कों पर, कूड़ादान वगैरह में डाल दें हैं। तो इस तरह से शहरों या ग्रामीण इलाकों में हर रोज़ जो है काफ़ी मात्रा में कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ जो हैं वो निकले हैं या फिर उनको जो है जला दिया जाए, जो कि समाज और सरकार के लिए भी देखा जाए कई तरह की विकट समस्याएं पैदा हो जाए, जिससे कि वातावरण प्रदूषित होगा और उस प्रदूषित वातावरण से सीधा जो है जन सामान्य के ऊपर भी कुप्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा कूड़े करकट से कई प्रकार की बीमारियां भी फैलेंगी। इस समस्या से निपटने के लिए वैज्ञानिकों ने बहुत से उपाय करे हैं और उसके ऊपर जो है काफ़ी काम भी कराया है, जिससे कि वर्मी कंपोस्ट को आधुनिक रूप में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल खेती में कर सकें और ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो ऐसे में वर्मी कंपोस्टिंग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वर्मी कंपोस्टिंग प्रक्रिया में कूड़े और गोबर का सदुपयोग करके उसको वर्मी कंपोस्ट तैयार करना कहते हैं और इसी जरिए जो है, इसी प्रक्रिया के तहत जो है किसान भाई वर्मी कंपोस्ट तैयार कर सके हैं या केचुआ खाद जो है वो तैयार कर सके हैं। वर्मी कंपोस्टिंग जो है अलग अलग कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों से केचुए के जरिए केचुआ खाद बनाने की एक तकनीक है। कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों के ढेर में केचुआ डालने से अपशिष्ट पदार्थों की विघटन प्रक्रिया तेज हो जाएगी और इससे लगभग 3 से 4 महीने में का अच्छा, बेहतर और एक बहुत बढ़िया जो है खाद तैयार हो जाएगा, जिससे जो पौधे हैं उसके अंदर मुख्य तत्वों के अलावा विटामिन, एंजाइम, जीव प्रतिरक्षी, वृद्धि हार्मोन्स
और प्रोटीन भी जो है वो उसको मिलेगा। केचुए की जो विभिन्न प्रजातियों में APJE जो आजा है वो केचुआ वर्मी कंपोस्टिंग के लिए सबसे बेहतर पाए गए हैं, क्योंकि ये सही और उचित वातावरण में 10 से 32 डिग्री सेल्सियस जो इसके लिए अनुकूल है, लगभग सारा साल जो है ये साल भर जो है क्रियाशील रहेगा और ये अपना काम करते रहेंगे वर्मी कंपोस्ट बनाने में। और इसमें जो ये आजा है, कई बार जब हम इसको तैयार कर रहे हैं वर्मी कंपोस्ट को, तो थोड़ा सा ये ध्यान देना पड़ा है कि कहीं कहीं पे कोई उतार चढ़ाव ना हो, जिससे कि जिस उद्देश्य के लिए हम वर्मी कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं वो हमारा खराब ना हो और हमारा उद्देश्य पूरा हो और सही तरीके से हम खाद बना सकें। तो ऐसे में कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे गड्ढों में नमी का स्तर जो है 32 से 66% बनाए रखें। इसके अलावा तापमान 10 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच जरूर होना चाहिए। और जो भोज्य पदार्थ अर्ध विघटित कार्बनिक पदार्थ हैं वो इसके अंदर जरूर होने चाहिए। और इसके अलावा जो खाद और केचुआ सम्मिश्रण को जो है 15 दिन के अंतराल पर हल्के हाथ से अपशिष्ट पदार्थों के साथ ऊपर नीचे कर दें, उसने अल्टी पल्टी सी करते रहें, जिससे कि केचुए जो है उसके अंदर अपनी प्रक्रिया को तेज़ी से अच्छे से सुचारू रूप से इसको केचुआ खाद बनाने में अपना योगदान दे सकें। इसके अलावा एक बात साथ साथ यह भी आ जाए है कि केचुआ खाद जो है बने किस तरह। आमतौर पर देखा जाए ज़मीन पर 2 प्रकार से जो है वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाए। पहला तो ये है कि ज़मीन में गड्ढे खोद कर अपशिष्ट पदार्थों से केचुआ खाद बनाया जाए और उसमें वर्मी कंपोस्टिंग के लिए खड्डे का जो सही और बेहतर आकार है वो 20 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा और 2 फीट गहरा होना चाहिए। सभी गड्ढे एक स्थान पर एक लाइन में ज़रूर बनावें। और दूसरा आ जाए है कि ज़मीन पर ढेर बना के केचुआ खाद बना लें। गड्ढे की जगह ज़मीन पर ढेर बना के भी केचुआ खाद बनाई जा सके है। ढेर गुंबदाकार कार्बनिक अपशिष्ट से बना सके हैं और बना के केचुआ खाद उसमें तैयार कर सके हैं। ढेरों का जो सही आकार 10 फीट लंबा और इसी तरह से 3 फीट चौड़ा और 2 फीट ऊंचा रखा जा सके है। ढेर की लंबाई को कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा के अनुसार घटाया बढ़ाया जा सके है, जबकि चौड़ाई और ऊंचाई जो है आमतौर पर 3 फीट और 2 फीट जो है बेहतर रहेगी। इसके अलावा ये देखा जाए कि वर्मी कंपोस्ट के अंदर पोषक गुण जो हैं वो बहुत हैं। मिसाल के तौर पर वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन 1.9%, फास्फोरस 2.05%, पोटाशियम 0.80% और पीएच मान 6.5 से 7 तक का इसके अंदर ये पाया गया है। इसके अलावा ये देखा जाए है जो मुख्य तत्वों का देखा है तो इसके अंतर्गत जो वो मुख्य तत्व हैं वो जो है इसके अंतर्गत विटामिन, एंजाइम और जीव प्रतिरक्षी जो उसके अंतर्गत आ जाए हैं, वृद्धि हार्मोन्स और प्रोटीन भी जो हैं वो इसके अंदर काफ़ी देखे जाए हैं। यानी किसी भी तत्व की इसके अंतर्गत कमी नहीं है। कई बार यह धारणा बन जाए किसान भाइयों के मन में कि भाई पता नहीं कैसा उत्पादन होगा, कैसा नहीं, क्या चीज़ है, किस तरह का काम करेगा, क्यों एक फसल खराब करी, एक सीजन खराब करे फसल का। ऐसा नहीं है। जब किसान भाई उसको इस्तेमाल करेंगे, देखेंगे, चलो यह बात लगा ली कि मन में कोई संशय है, शंका है, तो बड़े स्तर पर नहीं छोटे स्तर पर इस्तेमाल करके देखें और उसके अनुसार जो परिणाम उनको दिखाई दे रहे हैं उसके अनुसार फिर अपना जो क्षेत्रफल जो है वो उसके साथ वो बढ़ाते चले जाएं। कंपोस्ट बनाने में जो कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए किसी भी सड़ने और गलने वाले कार्बनिक पदार्थ जैसे पेड़ पौधे के पत्ते, फल और सब्जियों के पत्ते, कृषि फसल के जो अव्यर्थ अवशेष और गोबर वगैरह जो है उसको उपयुक्त विधि से जो देखा जाए, जिस तरह हम बता रहे हैं कि या तो ज़मीन पर खड्डा खोद लें या फिर ज़मीन पर ढेर लगा लें, इनमें से कोई भी विधि ले लें, उसके अनुसार जो है वो तैयार कर सके हैं। और इसको सारे अवशिष्ट पदार्थों को, चाहे वो कृषि अवशेष हैं या फिर गोबर वगैरह हैं, वो वर्मी कंपोस्ट में बदले जा सके हैं। इसके साथ साथ कई बार देखा जाए जो ये पदार्थ हैं जो हमारे कार्बनिक पदार्थ वगैरह हैं, कोई भी हानिकारक रसायन या ठोस पदार्थ जिस तरह ईंटें, पत्थर, पॉलीथीन वगैरह इसमें आ जाए तो उस ढेर में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रासायनिक तत्व जो है या कांच वगैरह हो या ईंटें पत्थर वगैरह, तो क्योंकि केचुआ भी एक जीव है जो एक प्राकृतिक क्रिया के तहत जो है अब इस प्रक्रिया को अंजाम दे रहा है, वो इसको खावेगा और अपने शरीर से मल के रूप में निकालेगा।
और इस तरह से है, जब कांच वगैरह वहाँ होगा तो उससे उसका शरीर घायल हो सके, कट सके, और ये प्रक्रिया जो है रुक सके है या धीमी हो सके। तो इसलिए ज़रूरी हो जाए कि अच्छा जो अवशिष्ट पदार्थ हैं, नरम पदार्थ हैं जो कि केंचुए आसानी से खा सकें, उनको परिवर्तित कर सकें खाद में, वो पदार्थ जो है इस ढेर में होने चाहिए, ना कि कोई रासायनिक पदार्थ हो या फिर ठोस, जैसा हमने जिक्र करे अभी कि ईंट, पत्थर वगैरह, पॉलीथीन वगैरह, कांच वगैरह, ऐसी चीज़ें उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ समतल स्थान पर सबसे नीचे 1 से 2 सेंटीमीटर साफ बालू रेत बिछा लें। पहली परत में धान, गेहूँ, पुराली वगैरह या केले की पत्तियाँ, फल वगैरह जो उनके सब्जी के छिलके हैं 1 इंच बिछा दें और पानी का छिड़काव करके उसने तर कर दें, ये ज़रूरी है। दूसरी परत में 6-7 दिन पुराना गोबर भूसे में मिलाकर उसके ऊपर डाल दें। इसके ऊपर थोड़ा पानी छिड़क दें जिससे कि इसमें नमी बनी रहे। तीसरी परत में 500 से 1000 केंचुए एक गली में या न्यू कह नाली सी बन जाए जो उसमें एक बराबर उसके ऊपर छोड़ दें या छिड़क दें। चौथी परत में वर्मी कंपोस्ट कल्चर, कटे फटे कूड़े करकट पौधों की पत्तियों को मिलाकर 1 से 2 फुट परत जो है उसके ऊपर बिछा दें। इसके ऊपर पानी का अच्छा छिड़काव कर दें, नमी बरकरार रहे। और इस तरह से जो बेड तैयार होया उस बेड को जूट या घास से अच्छी तरह से ढक दें और उसके बाद पानी का छिड़काव कर दें। केंचुए धीरे धीरे प्रजननशील होकर जो अपनी संख्या में बढ़ते जाएंगे और इसी माध्यम में कंपोस्ट तैयार करते चले जाएंगे। 1 माह बाद बेड की पलटाई अवश्य करनी चाहिए। लगभग 1.5 माह में उपयुक्त अवस्था तथा केंचुओं के संख्या में बहुत बढ़वार होने लगेगी, वृद्धि हो जाएगी। उसके होने पर जो है माध्यम कंपोस्ट में वो जो है परिवर्तित हो जाएंगे, क्योंकि एक सही माध्यम है केंचुआ इस सारे अवशिष्ट पदार्थ को खाद में बदलने का। इसके साथ साथ जब ये खाद परिवर्तित हो जाएगी कंपोस्ट में, इसको छान के थैलियों या बोरियों में जो आपकी आवश्यकता है उसके अनुसार उसको भर सकें। और जो व्यावसायिक तौर पर आप तैयार कर रहे हैं तो आपको पता है कि भी गमलों के इस्तेमाल के लिए छोटी थैलियाँ चाहिएंगी तो 5 किलो, 2 किलो, या फिर बड़ी क्यारियों के लिए जो है 20 किलो, 40 किलो या 10 किलो, जो आपका व्यवसाय के तौर पर उचित लगे या जिसकी मांग बाजार में ज़्यादा है उसके अनुसार आप वजन करके और पैकिंग करके उसके अंदर डाल के आप उसको बेच सके हैं और उससे अलग से भी लाभ कमा सके हैं व्यावसायिक तौर पे, और साथ साथ आप अपने खेतों में भी इसको इस्तेमाल कर सके हैं। और इसके साथ साथ देखा गया है कि भारत में जो कंपोस्ट बनाने के लिए उपयोगी केंचुए की प्रजातियाँ हैं उसमें केवल 2 प्रजातियाँ बेहतर हैं, आइसिनिया फिटिडा और दूसरी है मुडिलिस मुजीनिया। ये ज़्यादातर जो है काम में लाई जा रही हैं, जो कि केंचुआ खाद बनाने में बहुत उपयुक्त और बेहतर मानी गई हैं। इसके अलावा जो हम ये देखें हैं कि कुल मिलाकर इसके बहुत से फ़ायदे हो जाएं, जैसा हम जिक्र कर रहे हैं कि उपजाऊ शक्ति धरती की, मिट्टी की बहुत बढ़ेगी, और न केवल बढ़ेगी, लंबे समय तक खेत की तासीर बदली रहेगी, बड़ी अच्छी उपजाऊ शक्ति उसमें रहेगी। और भूमि की जो प्राकृतिक संरचना है उसमें भी सुधार होगा, जिससे कि जो बंजर भूमि है या न्यू कह लो कल्लर है या उसर है, उस भूमि को सुधारने में भी काफ़ी मदद मिलेगी। और वर्मी कंपोस्ट के इस्तेमाल से फसलों की गुणवत्ता और पैदावार में भी बढ़वार होगी। और इसी तरह से देखा जाए फल, फूल, सब्जियां और बागवानी में इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा लाभदायक माना गया है। केंचुए के जरिए बनी खाद प्रदूषण रहित है और इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट जड़ों के विकास के लिए जो है पौधों की या फसलों की बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। जो हम इसको समय समय पर इस्तेमाल करें तो उससे किसान भाई एक बेहतर अच्छी पैदावार अपने खेतों से ले सकेंगे, और जिसका फसलों के ज़रिए जो न्यू कहते हैं कि कई बार दूसरी खादों से बहुत से कुप्रभाव देखने में, इसमें ऐसा कोई कुप्रभाव भी नहीं देखने में आता, और बल्कि बेहतर है कि एक अच्छे खेत की तासीर बरकरार रखने के साथ साथ, उपजाऊ शक्ति बरकरार रखने के साथ साथ एक अच्छा उत्पादन किसान भाई जो हैं इससे अपने खेतों से ले सकेंगे। तो भाइयों, यह तो करी हमने चर्चा वर्मी कंपोस्ट का कृषि में महत्व पे, और अब करेंगे मनोरंजन। तो आओ सुने ये लोकगीत। और हर दम कह तू मेरा मेरा, इसमें कौन सा तेरा से, नागर तेरा नागर मेरा, युत चिड़िया रहन बसेरा से, हर दम कहता
सो चाल्या जागा करना होगा रे गमन तने काम क्रोध मत लोभ मार के करना चाहिए गमन तने और तुरिया पद की आसन लाके एक करना चाहिए रमन तने और सपने जैसी माया जगत की दिखे को ना चमन तने रे सपने जैसी माया जगत की दिखे को ना चमन तने ना कुछ लिया ना कुछ ले जा युत अवगमन कार फेरा से ना घर तेरा ना घर मेरा युत चिड़िया रहन बसेरा से अनरथ के संग माया जोड़ी अनरथ के संग माया जोड़ी करया पाप कार भूत तने और नशे विषय में डौन रहे से दुनिया कती ऊत तने और कर्तव्य के फल भोग लिए ये आगे मिलेंगे रे जूत तने उस दिन होगा माल पराया जिब दिखे यम के दूत तने रे उस दिन होगा माल पराया जब दिखे यम के दूत तने और मिट्टी के में मिल जाएगा यो चंद्रमा सारे चेहरा से नागर तेरा और नागर मेरा युत चिड़िया रहे न बसेरा से के मारे बिना होगा बंधन रह पर नहीं 5 कलेश रहे घूम किले में बिन मारे जो मरे नहीं और 9 विघ्नों को कति मेट जो दुख सागर में रह गिरे नहीं 8 पैर संग साथ ले लियो जिब फर्क गात में यो सरे नहीं और मन की वृत्ति रोक विषयों से रे मन की वृत्ति रोक विषयों से जिसके सर पे और शेरा से नागर तेरा नागर मेरा युत चिड़िया रहे न बसेरा से और दूसरों को तू चावे मेटना तेरे कुणक आंख में रड़ कैसे अपनी को न्या खबर मिनट की यू काल शीस पे कड़ कैसे और नाड़ी छोड़ ठिकाना आया यत छाती के में धड़ कैसे सब कुछ रह जा दरा दराया जब मौत की घंटी खड़ कैसे रे सब कुछ रह जा दरा दराया मौत की घंटी खड़े कैसे और गोरक्षानंद कै छूटी अटारी और गोरक्षानंद कै छूटी अटारी इब जंगल के में डेरा से रे नागर तेरा और नागर मेरा युत चिड़िया रहन बसेरा से ये तो सुनी भैया ने रागनी हरदम कहे तू मेरा मेरा राजवीर और साथियों की आवाज़ में।
और भाइयों अब करेंगे चर्चा मौसम की जानकारी पे। तो जहाँ तक आज के अधिकतम तापमान का सवाल है, तो आज अधिकतम तापमान रहा 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम रहा 17 डिग्री सेल्सियस और हवा की गति रही 10.7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। और जहाँ तक कल का अधिकतम तापमान का सवाल है, तो कल अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। जहाँ तक कल के कृषि कार्यक्रम का सवाल है, तो कल चर्चा का विषय रहेगा नींबू वर्गीय फलों के प्रमुख रोग और नियंत्रण। और आज की नसीहत के तहत चर्चा रहेगी नवजात कटड़ू बछड़ू की देखभाल और जानकारी दी जाएगी प्राकृतिक खेती कंपोस्ट टी पे। और भाइयों अब करेंगे चर्चा एक जानकारी पे IYOM यानी कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स यानी अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष के बारे में कि क्या कुछ जो है उसके अंतर्गत विभिन्न मंत्रालय जो है इनको प्रोत्साहन देने के लिए क्या कुछ काम कर रहे हैं। और इसके अंतर्गत के रेल मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय जो है उसके जरिए मोटे अनाज के क्षेत्र में क्या काम चल रहा है। तो इसके काम की जहाँ तक सवाल है, तो सभी मंत्रालय जो है इनके अंतर्गत जो मोटे अनाज है जैसे बाजरा है, रागी है या फिर ज्वार है, इस तरह के मोटे अनाज जो लगा रहे हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लिया जाए। और परंपरागत तरीके से जब पहले जो है ये पौष्टिकता का एक आधार माने जाए कर रहे थे मोटे अनाज, और इनकी खेती ज़्यादा कर रहे थे और इनको एक जो है भोजन का एक अभिन्न हिस्सा माने जाते, तो उसी को ध्यान में रखते हुए इनकी खेती की तरफ, इनकी काश्त की तरफ जो है ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जिससे कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे। क्योंकि कम पानी में भी इनकी खेती उसका है, कम मेहनत से उसका है बजाय कि दूसरे उसके। इससे हम पानी की भी बचत करेंगे और साथ साथ एक पौष्टिक आहार या फिर यूँ कहेंगे भोजन जो है हम अपने आहार में शामिल करेंगे। और इसके अंतर्गत जहाँ तक रेल मंत्रालय की बात है, तो रेलों में भी भोजन नाश्ता वगैरह में इनका इस्तेमाल कराया जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और कराया भी जा रहा है। और ट्रेन के डिब्बों और रेलवे स्टेशनों पे जो है इसके विज्ञापन वगैरह भी ज़्यादा से ज़्यादा दिए जाएंगे, जिससे कि सभी लोग जो हैं इससे ज़्यादा परिचित हों, इनके बारे में जानें, पहचानें और इनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसके अलावा नागरिक उड्डयन मंत्रालय भी काफ़ी काम कर रहा है इसमें, और सभी उड़ानों के सीट जैकेट में पैम्फलेट भोजन और नाश्ता के मेन्यू वगैरह उसमें लिख कर डाले जाएंगे, जिससे कि सभी जो यात्री हैं उनका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा उठा सके। और हवाई अड्डों पे और विमानों में भी जो है विज्ञापन और घोषणाएं ज़्यादा से ज़्यादा इनके बारे में करी जाएगी और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल लोग करें और खुद भी स्वस्थ रहें। और इसके साथ साथ जो पर्यावरण और जो हमारे परंपरागत जो अनाज हैं जिनसे कि पीछे हटते जा रहे थे व्यावसायिक खेती के दौर में, उनको भी जो है प्रोत्साहन मिले। और जिन जिन क्षेत्रों में जहाँ जहाँ उनके अनुकूल जलवायु है वहाँ पे इनकी खेती ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार इनके ज़रिए होने वाले उत्पादों को बाज़ार में बेच के ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकें। और भाइयों अब करेंगे चर्चा नई फसल नई उमंग के तहत हालिम यानी चंद्रशूर की बिजाई पे। तो हालिम यानी चंद्रशूर की बात करें तो ये समशीतोष्ण जलवायु में रबी मौसम में एक अच्छी तरह से चलने वाला एक पौधा है जिसको कि चंद्रशूर भी कहते हैं, और एक बड़ा लाभकारी और गुणकारी औषधीय पौधा माना गया है। जहाँ तक इसके फ़ायदे की बात करें तो ये बच्चों की लंबाई बढ़ाने, उनकी अच्छी बढ़वार और उनको मजबूती प्रदान करने के लिए, सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए, उनको ओजस्वी तेजस्वी बनाने के लिए दूध के साथ इस्तेमाल किया जा है। और ये आँखों, पेशाब और पाचन क्रिया से संबंधित रोगों को दूर करने के भी काम काफ़ी आवे है। ये जुगाड़ी करने वाले सभी पशुओं के हाजमा और दूध उत्पादन में वृद्धि करने में जो है बड़ा सहायक है। इसके साथ साथ महिलाओं को जो प्रसव के बाद टॉनिक के रूप में दिया जा है उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जा सके है। या इसके अलावा खूनी बवासीर, दस्त और अस्थमा के इलाज के लिए भी जो है इसका पौधा बड़ा काम आवा है, बड़ा लाभकारी माना गया है। इसके अलावा कटड़े, कटड़ी, बछड़े, बछड़ी के पेट में पड़ने वाले कीड़ों यानी कि जून को जिंदा या मार के जो है गोबर के माध्यम से पेट से बाहर निकालने में इसकी बहुत ही अहम भूमिका रहे है। और इसकी बनाई चटनी और सलाद जो है हर आयु के, हर वर्ग के लोगों और बच्चों, बूढ़ों, पुरुषों, महिलाओं के लिए जो है फ़ायदेमंद मानी जा है। यानी कि इसकी चटनी बना के भी इसको घर में जो है रोटी के साथ अपने खाने में, अपने आहार में शामिल कर सके हैं। अच्छे जल निकास वाली मिट्टी पे खेतों में लगभग 4 महीने तक चलने वाली फसल की जो है किसान भाई बड़े आराम
और सफल रूप से जो है इसकी काश्त कर सके हैं। जब इसकी काश्त की बात आवे है तो सवाल यो भी आवे है कि इसकी बिजाई कब करें। तो आजकल का समय बहुत बढ़िया चल रहा है, इसकी बिजाई अक्टूबर नवंबर में कर सके हैं, या फिर एक मोटे तौर पे एक देसी जो तरीका देखें या समय की बात करें तो उसमें ये आ जाए कि दशहरा और दिवाली के आसपास का समय जो है, बीच का समय जो है बहुत बढ़िया सर्वोत्तम माना जाए है इसकी काश्त करने के लिए। और ज़मीन खाली ना हो या पानी की व्यवस्था ना हो पावे तो दिवाली के 1 महीने बाद तक, यानी कि हम इसका आगे जो देखा जाए हर महीने में, क्योंकि दिवाली जो है वो आगे पीछे थोड़ा होती रहे तिथियों के अनुसार, तो उसके अनुसार देख के हम इसके आगे पीछे इसकी खेती कर सके हैं, या मोटे तौर पे यूँ कह लें नवंबर पूरा जो है इसकी काश्त करी जा सके है। और जो कई बार दिवाली जो है नवंबर के महीने में पड़ रही है तो फिर आगे चल के हम इसकी उसी अनुसार जो है लगभग 10-15 दिसंबर तक भी इसकी बिजाई कर सके हैं, इसकी काश्त कर सके हैं। और इसको बरानी असिंचित अवस्था में जो है संचय करी गई जो नमी में अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े में भी इसको बोया जा सके है। जहाँ तक खेत की तैयारी की बात है तो बलुई दोमट ज़मीन को 2 बार हैरों से चला के बुरबुरा बना लें और उसके बाद अच्छे से बत्तर ज़मीन पर सुहागा चला दें और उसके बाद जो है इसको बोया जा सके है। इसके बीज बहुत छोटे हैं और 1 किले के लिए 2 किलोग्राम बीज जो है पर्याप्त रहेगा। खूड से खूड का फासला 1 फुट यानी 30 सेंटीमीटर रखें और बत्तर ज़मीन में 1 सेंटीमीटर से 1.5 सेंटीमीटर की गहराई तक इसको बिजाई इसकी करी जा सके है। इससे ज़्यादा गहराई पर डालने से इसका जमाव जो है उस पर असर पड़ेगा, तो थोड़ा ज़्यादा गहरा ना डालें, ऊपर ही रखें। जहाँ तक खाद की बात है तो 10 टन गोबर की अच्छी तैयार गली सड़ी खाद एक सार खेत में मिला दें या खेत तैयारी के दौरान जो है उसके साथ मिला दें और बिजाई के तुरंत बाद हल्का हल्का पानी उसमें लगा दें जो कि अच्छा जमाव होगा, बढ़िया जमाव होगा। और दूसरा पानी दूध यार अवस्था में जो है ज़रूर लगावें और मौसम के अनुसार देख के लगावें, बरसात वगैरह हो तो ना लगावें। और इसके साथ साथ जो नड़ाई गुड़ाई ज़रूर करें, क्योंकि मौसमी खरपतवार साथ साथ बढ़वार कर रहे हैं तो उसके अनुसार 2 नड़ाई गुड़ाई कसोले से ज़रूर कर लें और 35-40 दिन के बाद जो है इसकी दूसरी नड़ाई गुड़ाई हो सके है। और इसके साथ साथ ये देखा गया है कि आमतौर पर कटाई के लिए बिजाई के 110 से 120 दिन के बाद यह तैयार हो जाए। जब पत्ते पीले पड़ने लगे, बीज लाल रंग का हो जाए तो उस समय जो है इससे कटाई कर सकें और आमतौर पर 6 से 7 क्विंटल प्रति किले के हिसाब से किसान भाई जो हैं इसकी पैदावार खेतों से ले सकें। क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।